जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी कक्षा 11 के प्रथम चैप्टर के बारे में और बिजनेस के बारे में हम सीख रहे थे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम धंधे के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धंधे के उद्देश्य। धंधे का प्राथमिक उद्देश्य लाभ होने के बावजूद ग्राहकों में आई जागृति, सरकार के नियंत्रणों और परिवर्तन परिस्थितियों के कारण धंधे के एक से अधिक उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। यानी धंधे का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो तो लाभ है, परंतु ग्राहकों में आई जागृति, सरकार के निर्णयों और परिवर्तनों में परिस्थिति के कारण धंधे के कई और उद्देश्य भी सामने आए। धंधे के उद्देश्य को ए और बी ऐसे दो विभागों में बांट दिया गया है, जो कि पहला है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक। ऐसे दो भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धंधे के आर्थिक उद्देश्य के बारे में। आर्थिक उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाने का उद्देश्य। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हम धंधा क्यों करते हैं, तो धंधा हम करते हैं मात्र और मात्र लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ। धंधा आर्थिक प्रवृत्ति होने से धंधे में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल मिलता रहना चाहिए। प्रतिफल अर्थात लाभ। धंधे को अस्तित्व मात्र के लिए ही नहीं बल्कि धंधे के विकास के लिए धंधे में लाभ कमाना अनिवार्य है। लाभ धंधे का प्रेरक बल, कार्य क्षमता का मापक यंत्र और जीवन रक्त है। आज अधिकतम लाभ के स्थान पर उचित लाभ के विचार को स्वीकार किया गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की जगह अच्छा लाभ कमाने, यानी चीटिंग आप ग्राहक के साथ नहीं कर सकते। आप अच्छा लाभ कमाने के लिए जाइए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए नहीं। उचित लाभ कमाने का कारण धंधा की इकाई समाज के स्वीकृत प्राप्त के साथ प्रतिस्पर्धा में टिकी रही है। यदि आप अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से ही धंधा करते रहेंगे तो समाज आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा और आप लाभ कमाने के बजाय हानि करते जाएंगे। आगे बढ़े तो अगला जो उद्देश्य इसका वो है महत्तम संपत्ति का सृजन करने का उद्देश्य। धंधे की वार्षिक आय के साथ संबंधित लाभ का उद्देश्य अल्प समय का विचार है। महत्तम संपत्ति सृजन का उद्देश्य दीर्घ समय का विचार है। जो लाभ कमाने का विचार होता है वो अल्पकालीन होता है, जबकि महत्तम संपत्ति सृजन का उद्देश्य ये दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन के में धंधे की संपत्ति में वृद्धि हो ऐसी योजनाएं स्वीकृत की जाती है, जबकि इसके लिए धंधे में मंदी जैसे संजोगों में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को त्याग कर धंधे की संपत्ति टिकाए रखनी पड़ती है। महत्तम संपत्ति का सृजन उद्देश्य धंधे के मालिक के आर्थिक लाभ के साथ जुड़ा है। जब भी धंधे में मंदी आती है तो हम प्राथमिकता देते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति हमने सृजन की है उसको टिकाए रखें, ना कि जबकि हम लाभ अधिक कमाएं। इसलिए मंदी के समय लाभ कमाने के बजाय धंधे की संपत्ति को टिकाए रखने में अधिक महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य आर्थिक उद्देश्य। इसका जो अन्य आर्थिक उद्देश्य है तो अन्य आर्थिक उद्देश्यों में धंधे की आर्थिक प्रगति और विकास करना, बाजार का विस्तार करना, उपलब्ध साधनों का जहाँ तक संभव हो श्रेष्ठ उपयोग करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाना आदि है। यानी जो इसका आर्थिक उद्देश्य है अन्य, इसमें यह बाजार को विस्तार करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करना, आर्थिक प्रगति करना, विकास करना और साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना, यह इसका अन्य आर्थिक उद्देश्य। चलिए अब बात करते हैं धंधे के सामाजिक उद्देश्य के बारे में। तो समाज को लाभ हो इसके लिए धंधा विविध सामाजिक उद्देश्यों को प्रधानता देता है। समाज के बिना धंधे का अस्तित्व नहीं है। जैसा कि आप जानते हो समाज है तो धंधा है, इसलिए धंधे में लाभ के अतिरिक्त के उद्देश्यों को स्वीकारा जा रहा है। धंधे के सामाजिक उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। चलिए सामाजिक उद्देश्य धंधे के कुछ देखते हैं। तो जो पहला सामाजिक उद्देश्य है वो धंधे का, वो है सामाजिक दायित्व का उद्देश्य। ग्राहकों में आई जागृति, सरकार के नियंत्रण, ग्राहक शिक्षा, ग्राहक संघी के कारण धंधे को समाज के अलग अलग समूह के हित में प्रति संजक रहने की आवश्यकता पैदा हुई है। समाज के अलग अलग समूह या विभिन्न वर्ग जैसे मालिक, कर्मचारी, ग्राहक, लेनदार, सरकार आदि धंधा के इकाई के साथ जुड़े होते हैं और प्रत्येक समूह का धंधे के साथ हित अलग अलग होता है। अलग अलग समूहों के हित का ध्यान रखना धंधाकीय इकाई के लिए आवश्यक होता है। पर्यावरण का रक्षण, कर्मचारी कल्याण कानून, कारखाना कानून, ग्राहक सुरक्षा कानून आदि पालन करना धंधे को
करना पड़ता है, आदि का पालन धंधे को करना पड़ता है। यानी सामाजिक दायित्व, धंधे को मात्र और मात्र लाभ नहीं परंतु समाज के विषय में भी सोचना पड़ रहा है। और इसका एक सामाजिक दायित्व यह बनता है कि आजकल ग्राहक सब प्रशिक्षित हो चुके हैं, सरकार ग्राहकों के हित में कार्य कर रही है, सबको शिक्षा दे रही है, तो धंधे का यह दायित्व बनता है कि वो ग्राहक के बारे में, समाज के बारे में सोचे और ग्राहक सुरक्षा कानून पे अधिक बल दे और सामाजिक दायित्व का उद्देश्य पूर्ण करें। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रोजगार के अवसरों को प्रदान करने का उद्देश्य। धंधा अधिक बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी अधिक बढ़ता है। बेरोजगारी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें पता है रोजगारी के नवीन अवसर पैदा हो, इस उद्देश्य से विविध धंधा की इकाइयों की स्थापना की जाती है। यानी विविध धंधे क्यों स्थापित की जाती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के उद्देश्य बढ़े। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऐसे उद्योगों को चुना जाता है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके, बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। इस उद्देश्य से पिछड़ते विस्तारों को धंधा की इकाई की स्थापना के लिए चुना जाता है। यानी जो विस्तार खुद धंधा शुरू नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को सरकार सहायता देकर धंधा प्रारंभ करवाती है और उनके धंधे के विकास के लिए कार्य करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो रोजगारी के अवसर इससे अधिक से अधिक बढ़ते हैं। यानी बेरोजगारी जो अधिक बढ़ रही है उसको कम करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाती है और धंधों को प्रोत्साहन करती है, जिसके फलस्वरूप धंधे भी अच्छा कार्य करते हैं और रोजगारी के अवसर को अधिक प्राथमिकता देते हैं। गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा प्रदान करने का उद्देश्य, तो ये धंधे का उद्देश्य बनता है कि लोगों को अच्छी से अच्छी वस्तु दे और अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करें। समाज के लोग अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट कर सके और सरलता से उपलब्ध हो सके, इस प्रकार गुणवत्ता युक्त वस्तु और सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य होता है। रसोई में उपयोगी मसाले, शीतल पेय और खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उच्च गुणवत्ता के स्तरों का पालन करना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य वाली धंधाकीय इकाइयों उचित मूल्य पर वस्तु और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। उदाहरण, वस्तु के विक्रय के बाद ग्राहक के घर तक वस्तु को पहुंचाना, वस्तु की व्यवस्था करना आदि। तो जो धंधा होता है वो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु ग्राहकों तक पहुंचाता है और अच्छी सेवा ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो अगला मुद्दा है इसके बारे में चर्चा करें तो उचित व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण करने का उद्देश्य। वस्तु की कालाबाजारी, वस्तु का संग्रह करना, गलत निर्देश करना, विज्ञापन आदि को धंधे के लिए अयोग्य रीत से रस्में माने जाती है। यानी जो रीति रिवाज है, पहले क्या होता था कि वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ा कर टेलीविज़न में बताया जाता था, उसकी कालाबाजारी होती थी, उसको संग्रह करके रख के अधिक कीमतों में बेचा जाता था। तो यह सब जो रीति रस्में हैं वो अयोग्य मानी गई है। आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा नहीं करनी चाहिए। ग्राहकों को समाज के कल्याण के लिए धंधा के उचित व्यापारी रीति रस्मों का अनुसरण करने का उद्देश्य रखती है। यानी जो धंधा होता है वो समाज के साथ बेईमानी ना करे और कृत्रिम कोई भी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न ना करे जिसके कारण भाव बढ़े और अधिक से अधिक वो लाभ उठा ले। अन्य उद्देश्य, जो अन्य उद्देश्यों की बात करें तो अन्य सामाजिक उद्देश्यों में धंधा की इकाई की समाज में अपनी पहचान खड़ी करना पड़ता है। उत्पादन के क्षेत्रों में नवीन संशोधन करना, जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें नए नए तरीके अपनाना, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनना और इसके लिए सरकार को सहयोग देना। जो धंधा होता है वो सरकार को भी सहयोग देता है। कर्मचारियों को विविध प्रकार के प्रोत्साहन करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का अमल में लेना। जो चलिए आगे बात करते हैं। तो धंधे करते तो धंधा में कोई ना कोई जोखिम तो ज़रूर होता है। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते तो काफ़ी सारे जोखिमों का सामना आपको करना पड़ता है। तो धंधा के जोखिम, धंधे में लाभ की अनिश्चितता अथवा हानि होने के जोखिम निहित, यानी हानि तो होनी है, इसके जोखिम बार बार खड़े होते ही रहते हैं। भविष्य की अनिश्चितता घटनाएं लाभ को प्रभाव करती है। भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता और इस कारण लाभ में काफ़ी सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि धंधा के जोखिम के बदले प्रतिफल अर्थात लाभ, यानी हम जो धंधा करते हैं उसके जोखिम को उठाते हैं तो उसका प्रतिफल जो हमें मिलता है वो लाभ के रूप में मिलता है। धंधे में दो प्रकार के जोखिम होते हैं, एक तो प्राकृतिक जो भगवान द्वारा होते हैं या कुदरत द्वारा होते हैं, और मानव सर्जित जो हम इंसानों द्वारा खड़े हो जाते हैं। प्राकृतिक जोखिम की बात करें तो प्राकृतिक जोखिम ऐसा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि धंधे के विकास को अवरोध करते हैं, धंधे की संपत्तियों का विनाश करते हैं
अथवा हानि पहुंचाते हैं। प्राकृतिक जोखिम पर धंधे का नियंत्रण नहीं होता। यानी भगवान पे हमारा कहाँ से नियंत्रण होने वाला है भैया? यानी प्राकृतिक जोखिम जो होते हैं, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आ जाना, ये सब धंधे पे प्रभाव डालते हैं और इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। मानव सर्जित जोखिम की बात करें तो मानव सर्जित जोखिम के कारण धंधे का विकास अवरुद्ध होता है तथा धंधे में हानि उठती है। जैसे कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाता है, ग्राहकों की रुचि बदल जाती है या मांग में परिवर्तन हो जाता है, या राजनीतिक अस्थिरता, बाजार में प्रतिस्पर्धा का जोखिम, ये सब मानव सर्जित जोखिम है। चलिए धंधा के जोखिम के कारणों की बात हम कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, जब टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो जाते हैं, यानी पुराने यंत्रों की जगह कभी नए यंत्र ले लेते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी ले लेती है, तो धंधे पे काफ़ी सारे असर देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में होने वाले आविष्कारों के कारण उत्पादन पद्धति में परिवर्तन करना पड़ता है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन करने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है। पुराने यंत्रों के साथ स्थान पर नए यंत्र स्थापित करने पड़ते हैं। यानी इस प्रकार से टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो जाती है, जिसके जो एक जोखिम का रूप बन जाता है। यदि आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी और अचानक नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो आपका धंधे में काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। वैकल्पिक उत्पादनों का भय, टेक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तनों के कारण ग्राहक वैकल्पिक उत्पादनों की ओर झुकते। उदाहरण, फाउंटेन पेन के स्थान पर बॉल पेन, तांबा पीतल के बर्तन के स्थान पर स्टील, रेडियो के स्थान पर टेलीविज़न। यानी कि अधिकतम परिवर्तन होने के कारण जो ग्राहक होता है वो नई नई चीज़ों की ओर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि पहले फाउंटेन पेन का उपयोग होता है और अब बॉल पेन का उपयोग होने लगा। यानी जो फाउंटेन पेन उत्पादन करने वाली कंपनी थी उस पर ताला लग सकता है, उसको काफ़ी सारी हानि भी हो सकती है। अब प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा धंधे के जोखिम में वृद्धि करता है। यानी एक आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वही बिजनेस आपका दोस्त बाजू में आपके प्रतिस्पर्धी के रूप में शुरू कर दे, जिसका धंधे के लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, प्रभाव तो पड़ने ही वाला है। धंधाकीय इकाई को बाजार में अपना स्थान टिकाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है और विज्ञापन खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए ए कोई कंपनी चलाता है और अपनी वस्तु 100 रुपये में बेचता है और बी अगले दिन आकर वही वस्तु 80 रुपये में बेचना शुरू कर देता है, तो ए को अपनी कीमत घटाकर 80 रुपया या उससे कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा, कोई उसकी वस्तु नहीं खरीदेगा और उसको काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो कानून किस प्रकार से, प्रदूषण, ग्राहक, श्रमिकों, उद्योग आदि के लिए सरकारी कानून बनाता है, परंतु ये कानून धंधे के लिए जोखिम भी पैदा करता है। उदाहरण, लघुत्तम वेतन अधिनियम और कारखाना अधिनियम धंधा के इकाई को बहुत से निर्णय लेने से रोकते हैं। तो नए नए कानून रोजमर्रा के जीवन में बनते रहते हैं। तो सरकार ने काफ़ी सारे कानून बनाए कि जैसे प्रदूषण इस हद तक आप कर सकते हो, इससे अधिक नहीं, इस वस्तु को इस कीमत तक बेच सकते हो। इस प्रकार धंधे में यह कानून देखने को मिलते हैं और कानून काफ़ी सारे नुकसान भी करके चले जाते हैं। मांग की अनिश्चितता, कभी देखते हो कि आप मांग अचानक बढ़ जाती है और कभी अचानक घट जाती है। बढ़ जाती है तब तो ठीक है, पर जब वो मांग कम होती है तब आपके धंधे पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। वस्तु की मांग की अनिश्चितता धंधे के लिए जोखिम पैदा करती है। ग्राहकों की आय, रुचि, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति आदि वस्तु की मांग में अनिश्चितता देती है, जिसका प्रभाव धंधे में लाभ पर पड़ता है। यानी जब ग्राहकों की आय, यानी जब उनकी वेतन या जब उनके घर में आने वाला पैसा कम या ज़्यादा हो जाता है तब मांग ऊपर या नीचे होती है। जब मांग ऊपर या नीचे होती है तो धंधे के लाभ पे प्रभाव देखने को मिलता है। भौतिक जोखिम, धंधे में उपयोग ली जाने वाली संपत्तियों को होती हानि भौतिक जोखिम पैदा करती है। यंत्र और साधन काम करना बंद करते देते हैं, वजह के दौरान माल की क्षति पहुंचती है, तब भी भौतिक जोखिम उत्पन्न होता है। यानी हमारे पास जो भौतिक वस्तुएं होती है, यानी मशीनरी, ज़मीन, मकान इत्यादि होती है, परंतु जब मशीनरी काम करना बंद कर देती है तो हमारे उत्पादन में काफ़ी सारा रुकावट आ जाता है और हमारे धंधे पे जोखिम उत्पन्न हो जाता है। ये थी धंधे की बात। अब बात करेंगे व्यवसाय यानी प्रोफेशन, या जो व्यक्ति प्रोफेशनली कार्य करता है वो व्यवसाय कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके अर्थ की चर्चा करें तो अर्थ देखा जाए तो व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा सेवाओं देकर बदले में फीस प्राप्त करता है।
जो कोई व्यक्ति होता है वो उसके टैलेंट का उपयोग करके, उसकी योग्यता, ज्ञान, प्रशिक्षण का उपयोग करके अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। उसके बदले में वो कुछ पैसा, कुछ फीस लेता है, जिसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को उस व्यावसायिक संगठन का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है। संगठन द्वारा स्थापित आचार संहिता के स्तरों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सेवा देने वाले को सीए के बारे में आपने सुना ही होगा, सीए की उपाधि प्राप्त करनी पड़ती है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है। यानी अगर आपको सीए बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है। उसी के बाद आप प्रोफेशनली एक सीए बन जाएंगे। उसी प्रकार डॉक्टर, वकील, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि व्यवसायी व्यक्ति कहलाते हैं। व्यवसायी योग्यता का उपयोग नौकरी में भी किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर किसी अस्पताल में वेतन के बदले में कार्य स्वीकार करे और नौकरी करता है, ऐसा कहा जाता है। इसके लक्षण की बात करें तो व्यवसायी व्यक्ति को व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशल, व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी जो व्यवसाय देता है, यानी डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री, वकील के पास वकील की डिग्री, ये सारी डिग्री और विशिष्ट ज्ञान, कौशल्य होना अनिवार्य होता है। सेवा के बदले में फीस प्राप्त की जाती है। व्यवसाय व्यक्ति के फीस का प्रमाण उसकी योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग होता है। यानी जो सेवा प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा जो सेवा दी जाती है उसके बदले में वो फीस प्राप्त करता है। अब ये फीस अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कि आपके पास अधिक ज्ञान है तो अधिक फीस मिलेगी, अगर आपके पास योग्यता अधिक है तो योग्यता के अनुसार फीस मिलेगी, और आपके अनुभव के आधार पर भी आपको अधिक फीस मिल सकती है। व्यावसायिक व्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य सेवा देना होता है। यानी जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है वो सेवा को प्राथमिकता देता है। आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है। यानी आप इसमें अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, आपके आय पे कोई भी रोकथाम नहीं होती है। व्यावसायिक प्रवृत्ति का उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता, लेकिन विविध व्यक्तियों की निजी और धंधा की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। उदाहरण, वकील फीस प्राप्त करके मुवक्किल के लिए कोर्ट में लड़ता है। यानी जो व्यवसाय, उसमें कोई उत्पादन वगैरह की प्रक्रिया नहीं होती, परंतु धंधा की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। जैसे कि वकील अपने वकालत के दम पे अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में केस लड़ता है और फीस प्राप्त करता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन को निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। यानी जो भी संगठन आपको व्यवसाय के प्रोफेशनली बनाता है उसे आचार संहिता का संपूर्ण पालन करना पड़ता है, और यह बहुत आवश्यक होता है। व्यवसाय से प्राप्त होने वाला वित्तीय प्रतिफल निश्चित होता है, यानी अनिश्चित होता है, माफ़ कीजिएगा, अनिश्चित होता है। यानी इससे मिलने वाला पैसा अनिश्चित होता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ये थी बात प्रोफेशन की। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की। रोजगार यानी कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो। रोजगार का सीधा सा मतलब होता है नौकरी। निश्चित वेतन के बदले में दूसरों के साथ समझौते के अनुसार सौंपे गए कार्यों को करने की आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे कि मुझे एक कार्य सौंपा गया है कि मुझे आपको पढ़ाना है और मुझे निश्चित वेतन मिलेगा इस कार्य के लिए, तो मेरे को यहाँ एक रोजगार मिल रहा है, मैं यहाँ एक एम्प्लॉय, एक स्टाफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यानी उदाहरण के रूप में विद्यालय में शिक्षण कार्य करते शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी ये सारे एम्प्लॉय माने जाते हैं। रोजगार के लक्षण की बात करें तो रोजगार में शारीरिक या बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित समय पर निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है। यानी आपके शारीरिक या मेंटल एबिलिटी यानी बौद्धिक श्रम का उपयोग करके आप इसमें से वेतन प्राप्त करते हैं। रोजगार में निश्चित वेतन के अलावा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे चिकित्सा और पेंशन। यदि आप कहीं पे काम करते हैं तो वो कंपनी आपको चिकित्सा भत्ता देती है या फिर पेंशन प्रदान करती है। रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले अधीन रहकर सौंपे गया कार्य करना पड़ता है। यानी जो आपको रोजगार देने वाला है उसके अधीन यानी उसके अंडर रह के वो जो आपको कार्य दे वो कार्य को आपको पूरा करना होता है, और उसके बदले में वो आपको पैसे देता है। रोजगार में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की योग्यता, कार्यकाल, निवृत्ति के पश्चात के लाभ आदि निश्चित होते हैं। यानी आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके काम करते वक्त तक तो आपको पैसे मिलते ही, परंतु जब आप निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद आपको पीएफ को प्राप्त होता है, पीएफ प्राप्त होता है, और आपकी निवृत्ति के बाद भी आपको पैसे मिलते हैं। रोजगार परावलंबी प्रवृत्ति है। रोजगार ये परावलंबी प्रवृत्ति है, यानी दूसरों पे निर्धारित है कि दूसरों के पास कार्य करना पड़ता है और रिटायरमेंट के बाद भी आपको ये इसके पैसे मिलते रहे।
रोजगार में मालिक और कर्मचारी दोनों समझौते के अनुसार नियम पालन के लिए बाध्य होते हैं। यानी रोजगार में जो मालिक होता है और कर्मचारी दोनों को नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। रोजगारी प्राप्तकाली और कोई पूंजी विनियोग नहीं करना पड़ता। यानी जो रोजगार होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसको कोई भी पूंजी इसमें लगाना नहीं होता, मात्र और मात्र अपने श्रम के दम पे उसे पैसे कमाने होते हैं। ये थी बात रोजगार की। अब तीनों के बीच में अंतर की बात करें, एक बात ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं और 100% मेरा दावा है कि ये सवाल में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तो धंधा व्यवसाय और रोजगार के बीच में तुलना करें, तीनों के अंतर की बात करें तो तुलना के आधार पर देखिए तो कार्य का स्वरूप, तो धंधे में जो कार्य का स्वरूप होता है, धन के बदले में ग्राहकों को वस्तु और सेवा की पूर्ति की जाती है। यानी पैसा लिया जाता है और वस्तु और सेवा दी जाती है। व्यवसाय की बात करें तो फीस ली जाती है और बुद्धि द्वारा सेवा दी जाती है। यानी व्यक्ति के पास से फीस ली जाती है और बुद्धि द्वारा सेवा दी जाती है। समझौता या नियम और रोजगार की बात करें तो किसी के साथ समझौता और नियम के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, यानी कामकाज करके पैसे प्राप्त होते हैं। योग्यता की बात करें तो कोई शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्य नहीं होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी धंधा चला सकता है। धंधे चलाने के लिए किसी भी प्रकार का शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट ज्ञान का आवश्यक होता है और शैक्षणिक ज्ञान की आवश्यकता जरूरी होती है। कार्य के अनुसार योग्यता चाहिए। रोजगार में कार्य के अनुसार योग्यता चाहिए, यानी यदि मैं शिक्षक हूँ तो मुझे शिक्षक की योग्यता चाहिए, मुझे पढ़ाना आना चाहिए। बदला या प्रतिफल, इसमें आपको लाभ या प्रतिफल किस प्रकार से मिलता है, तो जो धंधा होता है उसमें लाभ प्राप्त होता है, जो आप प्रोफेशन व्यवसाय करते हो उसमें आपको फीस प्राप्त होती है और कहीं पे रोजगार प्राप्त करते हो तो वेतन और मजदूरी आपको वहाँ पे प्राप्त होती है। पूंजी, तो धंधे के स्वरूप में अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वहीं पे स्थान के समय सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रोफेशनली कुछ हो तो स्थान के आधार पे आपको पूंजी की आवश्यकता होती है और कहीं पे नौकरी करते हो तो पूंजी की आवश्यकता आपको नहीं होती। जोखिम, धंधे में सबसे अधिक जोखिम होता है। निश्चित रकम और फीस न मिलने का जोखिम होता है। यदि आप किसी के पास काम कर रहे हो तो वहाँ पे फीस ना मिलने का जोखिम होता है और नियमित निश्चित वेतन प्राप्त होने से जोखिम कम होता है। या जहाँ आप कहीं पर रोजगार करते हो तो वहाँ पे आपको जोखिम कम होता है और प्रतिफल भी यहाँ पे कम ही होता है। आचार संहिता, कानूनी नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि आप धंधा कर रहे हो तो आपको कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य है और यदि आप व्यवसाय करते हो तो किसी भी व्यावसायिक संगठन द्वारा निश्चित की गई आचार संहिता का आपको पालन करना पड़ता है। और अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो समझौते द्वारा निश्चित किए गए नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। मालिकी हित का परिवर्तन, यदि देखें मालिकी हित के परिवर्तन की बात करें तो मालिकी हित का परिवर्तन संभव है, मालिक बदल सकता है। मालिकी हित का परिवर्तन संभव नहीं है। और धंधे की बात करें तो मालिक बदल सकता है, प्रोफेशन की बात करें तो मालिकी हित कभी भी बदल नहीं सकते। और रोजगार की बात करें तो आपको मालिकी का अधिकार नहीं, यहाँ पे आप एक नौकर, एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं। ये थे तीनों के बीच के अंतर। तो यहाँ तक हमने कुछ मुद्दों को कवर किया, आगे भी हम पढ़ेंगे। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।